अक्सर आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, कई लोग ये बात बोलते हैं कि जो खूबसूरत लोग होते हैं ना, उनकी भी बहुत बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हर कोई उनके आगे पीछे घूमता है और उनको नजर लगने का रहता है बहुत ज्यादा डर। लेकिन क्या हो अगर कोई शख्स प्यार में इतना ज्यादा अंधा हो जाए, इतना ज्यादा पागल हो जाए कि वो मरने के बाद में भी आपका पीछा ना छोड़े और तब तक आपके पीछे पड़ा रहे जब तक उस शख्स की आत्मा उसके साथ मिल ना जाए, और उनके बीच में जो भी आया वो सिर्फ और सिर्फ मौत के घाट उतर जाए। तो आज की कहानी भी एक ऐसी ही लड़की के बारे में है जिनका नाम था यहाँ पे रितिका। रितिका अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी और उनका एक बॉयफ्रेंड भी था। खूबसूरत होने के साथ साथ कोई ऐसा ऐप वगैरह उनके अंदर नहीं था, ना कोई प्रॉब्लम थी। लेकिन एक दिन अचानक से उस लड़की की हालत ऐसे बिगड़ी कि उसके बाद से उसकी हालत सुधर ही नहीं पाई। तो क्या है पूरा मामला, ये मैं डिटेल में आपको बता देता हूं। रितिका और समीर ये दोनों कॉलेज में अपने फाइनल ईयर में थे और हर कोई इनके प्यार के चर्चों के बारे में जानता था। रितिका ने कभी भी किसी से बदतमीजी से बात नहीं करी। रितिका सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो एक टॉपर भी थी और खूबसूरत होने के साथ साथ वो अंदर से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। ऐसा नहीं कि भाई एक इंसान अगर सुंदर है तो उसको अपनी खूबसूरती पे गुरूर है, वो ऐसी लड़की नहीं थी। लेकिन 22 जून 2017 को न जाने रितिका के साथ क्या हुआ कि वो अपने घर में बैठे बैठे पागलों जैसी हरकतें करने लगी बिना किसी बात के। कुछ नहीं हुआ लेकिन वो लड़की पागल होनी शुरू हो गई। एक बात बहुत अजीब थी, अजीब क्या नॉर्मल थी और कह सकते हैं कि नहीं थी, कि उससे महज 2 दिन पहले यानी कि 20 जून को उसकी यहां पे सगाई हुई थी समीर के साथ में। अब लव मैरिज तो होनी ही थी, तो इधर सगाई हुई थी। सगाई के 2 दिन बाद अचानक उस लड़की की तबीयत खराब हो गई। अब घर वालों के साथ साथ पड़ोसियों का भी शक सीधा गया समीर के ऊपर, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि शादी ब्याह के अंदर इस तरीके के कोई रिचुअल परफॉर्म कर दिए जाते हैं जिसके चलते जाने अनजाने में लोगों के ऊपर कुछ गलत काम हो जाए। लेकिन वो जो चीजें उसके साथ हो रही थी वो कहीं से लेकर कहीं तक ब्लैक मैजिक के सिम्टम शो नहीं कर रही थी। वो चीजें कुछ अजीब ही थी। ब्लैक मैजिक में क्या होता है भाई, इंसान की तबीयत पहले बिगड़ेगी, बुखार आएगा, उसके अंदर बॉडी में वीकनेस हो जाएगी, अजीब तरीके से वो कहेगा यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है। नहीं, वो ऐसे नहीं कर रही थी, वो सिर्फ हंसे जा रही थी, नॉन स्टॉप हंस रही थी। जैसे आप समझ लीजिए अगर एक आदमी भांग पीकर हंसेगा तो कैसे हंसता रहेगा, वो बस हंसे जा रही थी। हंसने के बाद में वो रोने लगी और कुछ यहां पर 2 घंटे तक वो रोई। रोने के बाद उसने यहां पे कहा, रितिका सिर्फ मेरी है। एक मर्दाना आवाज में उसने बात बोली, रितिका सिर्फ मेरी है और जो भी इसके और मेरे बीच में आएगा वो सीधा अपनी मौत को दावत देगा। मैं साफ बात बोल रहा हूं, इस लड़की को बचाने की कोशिश मत करना। यानी कि जो भी चीज उसके अंदर मौजूद थी उसने ये बात साफ बोल दी कि मैं इसको लेकर के ही जाऊंगा। मरेगी तो ये है, पक्का मरेगी, लेकिन तुम में से अगर कोई बीच में आया तो वो भी मौत के घाट उतर जाएगा। अब ये चीज बहुत अजीब थी क्योंकि सबका शक यहां पे समीर पे चला गया। तो समीर को बुलाया गया और समीर से पूछताछ शुरू हो गई कि आखिर प्रॉब्लम क्या थी। क्योंकि समीर जो था ना, वो मजाक मजाक में कभी कभार ये बात बोल दिया करता था रितिका को कि अगर तूने शादी के बाद में मुझसे यहाँ पे पंगा लिया ना तो तेरे लिए कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। मैं बहुत ताकतवर शख्स हूं और मैं तेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगा। अब मस्ती मजाक हर किसी का अपने तरीके से होता है। अब इस बात पे रितिका भी हंस पड़ती थी क्योंकि वो भी जानती थी कि भाई यहाँ पर जो है ये समीर मजाक कर रहा है। तो ये हुआ भी था कि सगाई के अगले दिन ही उन दोनों के बीच में कुछ थोड़ी बहुत तू तू मैं हो गई थी। तो सारा शक यहाँ पे समीर पे चला गया। उसको नहीं पता था कि उसका मजाक इतना भारी पड़ेगा। उसने आकर के खूब सफाई दी कि भाई मैंने ऐसा नहीं किया। उसने साफ आकर के ये बात बोल दी, लेकिन घर वाले मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन कोई प्रूफ ना होने के चलते कब तक उसको यहाँ पर बांध करके रख सकते थे। बांध करके रखने का मतलब कि कब तक पूछताछ कर लेते। पुलिस वगैरह का कोई केस बनता भी नहीं था, पुलिस आकर के क्या पूछ लेती उससे। तो उसको जाने दिया गया। इसके कुछ 2 दिन के बाद में समीर वापस आया और आकर के उसने ये बात बोल दी, मैं रितिका से शादी नहीं करूंगा। ये लड़की पागल है, मैं नहीं करूंगा इससे शादी। इसकी हालत देखो। रितिका की हालत मैं बता देता हूं। उसके बाल जो थे ना वो सूख चुके थे और बालों के अंदर ना वो ऐसे हाथ डाल डाल कर, उंगलियां डाल डाल करके उनको गोल गोल घुमा रही थी।
जैसे बिल्कुल ही वो लगभग पागल हो चुकी हो। डॉक्टर्स के पास में जब लेकर के जाया गया तो डॉक्टर्स ये बात बोल रहे थे कि इसका मेंटल बैलेंस ठीक है, लेकिन इसको कोई शॉक लगा है। मेंटल बैलेंस ठीक है, ये पागल नहीं है, क्योंकि वहां पर जाकर के वो नॉर्मल हरकतें करती थी और घर पे वो पागलों जैसी हरकतें करती थी। तो ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी। और 2 दिन बाद आके समीर ने ये बात बोल दी कि मैं इससे शादी नहीं करता, और इसी के साथ साथ उसके चेहरे के ऊपर था पसीना और वो बहुत ज्यादा घबराहट में था। तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मामला चल क्या रहा है। बस उसने ये बोल दिया मैं इससे शादी नहीं करूंगा, आपको जो देखना है देख लो, और वो चला गया। आखिर ये चक्कर उस लड़की के साथ हो क्या रहा था, क्योंकि ना तो वो ऐसी थी कि जानबूझ करके चौराहे को क्रॉस करे जहां पर कुछ पड़ा हुआ हो, टोना टोटका भगवान में मानने वाली लड़की थी वो, कहीं से लेकर कहीं तक ब्लैक मैजिक के सिम्टम शो नहीं कर रही थी वो, और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। अचानक से एक दिन ऐसा क्या हो गया कि वो लड़की पागलों जैसी हरकत करने लगी। यहाँ पे डॉक्टरों के चक्कर काटना तो भाई बेकार की बात थी। यहाँ पर वो एक बाबा को जानते थे, उनके पास में वो उसको लेकर चले गए। बाबा कुछ यहाँ पर थे 94-95 साल के, बहुत बूढ़े। उन्होंने जाते ये बात बोली, देखो मेरे शरीर में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस लड़की से यहाँ पे बात कर सकूं। अगर कोई भी एंटिटी इसके अंदर है तो वो सीधा मेरे पे अटैक कर देगी। मैं इसका बचाव तो छोड़ो, अपना बचाव नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा फिर बाबा हम क्या करें। वो रोने लग गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि यही जो है यहाँ पर एक सच्चा इंसान है, यही मदद कर सकता है, और ये मना कर देगा तो फिर किसके पास जाएंगे। फिर बाबा ने बस ये बात बोली कि मैं बस जड़ तक पहुंच सकता हूँ, पूछताछ कर सकता हूँ, अगर कुछ मालूम चलेगा तो मैं इधर कुछ इलाज करने का सोच सकता हूँ। वो भी मेरा बेटा आएगा, वो अभी यहाँ पर गुड़गांव गया हुआ है, वो वहां से आएगा तो वो ही यहाँ पे इलाज करेगा। बाबा ने यहाँ पे उससे पूछताछ शुरू करी। रितिका बिल्कुल नॉर्मल थी। इतने में बाबा ने इधर लाल मिर्ची का पाउडर उठाया और उसके मुंह पे देके मारा, और फिर पूछा तू कौन है, सच सच बता। वो फिर से हंसने लगी। उसने कहा मैं रितिका हूं। बाबा ने एक बात बोल दी, इस लड़की की बॉडी के अंदर एक आत्मा मौजूद है। इस बात से कोई भी यहाँ पे डिनाई नहीं कर सकता। ये लड़की पोजेस्ड है कंप्लीटली, लेकिन वो जो आत्मा है वो इतनी ज्यादा शातिर है कि वो इस वक्त पर इसके जिस्म के अंदर नहीं है। वो इसको छोड़ के चली गई, और जब ये यहां से जाएगी तो वो वापस आ जाएगी। मैं इसको कोई भी माला वगैरह कुछ भी पहनाऊं, ये लड़की बच नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास में इतनी शक्ति है ही नहीं। मेरा लड़का जब आएगा वो ढंग से इसका इलाज कर सकता है। मैं कुछ यहाँ पे ताबीज वगैरह दे भी दूंगा, ये लड़की उसको अपने आप तोड़ देगी। वो शक्ति जो है, जो इससे जुड़ी हुई है, वो इतनी ज्यादा इससे जुड़ी हुई है, इतनी ज्यादा इससे मिली हुई है कि वो अपने बीच में किसी को नहीं आने देगी। तो उन लोगों को बहुत अजीब लगा कि आखिर ये है कौन। रितिका से पूछा गया कि आखिर कौन है वो जो तेरे पीछे पड़ा है, क्योंकि ये बात भी पक्की थी कि वो किसी लड़के की ही आत्मा थी। रितिका को कोई अंदाजा नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। फिर से शक यहाँ पे समीर पे चला गया। समीर को बुलाया गया और समीर से पूछा गया तू बता सच क्या है, क्योंकि तेरे चेहरे पर घबराहट दिखाई दे रही थी। समीर यहाँ पे बोलने को तैयार नहीं। बाबा ने उसको आश्वासन दिया कि देख तू सच सच बता दे, सच सच तू बता देगा, तेरे घर परिवार पे कोई भी आफत नहीं आएगी। उसने कहा ऐसा होगा ही नहीं, मेरे फैमिली मेंबर्स को मार देगा वो, और मुझे भी। मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत ताकतवर है और वो किसी को नहीं छोड़ेगा। बाबा ने कहा जब तक तू इस आश्रम में है वो ना तो इसका कुछ बिगाड़ सकता ना तेरा कुछ बिगाड़ सकता। तू बेफिक्र हो जा और मुझे सच सच बता कि बात क्या है। तो उसने यहाँ पे बताया कि एक लड़का था राहुल। अब राहुल का नाम जैसे रितिका ने सुना, उसे यहाँ पे सारी बात समझ में आ गई। कह रही राहुल तो लेकिन लापता हो गया ना, वो कहाँ गया। तब इधर समीर ने बताया वो लापता नहीं हुआ, वो मर चुका है। अब पूरी की पूरी कहानी क्या थी ना, ये मैं आपको बता देता हूं कि कॉलेज के अंदर एक लड़का था राहुल, जो इधर रितिका का दीवाना था। पूरा कॉलेज ये बात जानता था। राहुल एक इंट्रोवर्ट था, ज्यादा उसके दोस्त वगैरह नहीं थे, ज्यादा के दोस्त ही नहीं थे उसके। चुपचाप वो कैंटीन में बैठा रहता था, किताबों में मुंह डाल के वो पढ़ा रहता था। उसने कई बार यहाँ पे रितिका को बोला भी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन रितिका ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो समीर से यहाँ पे प्यार करती थी, राहुल का मतलब था नहीं। राहुल यहाँ पे क्रीप बन के बिल्कुल उसके पीछे चिपका रहता था, उसको बस रितिका ही चाहिए थी। और उसने ये भी कहा कि रितिका तुम समझ नहीं सकती, समीर जैसे 100 भी अगर मिल जाए ना, वो तब भी तुमसे इतना प्यार नहीं कर सकते जितना मैं करता हूँ। रितिका ने उसको बहुत पोलाइटली बोला कि देख तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन फिर भी एक इंसान की अपनी चॉइस होती है, मेरी चॉइस तुम नहीं हो। ये चीज
कहीं ना कहीं उसको बहुत ज्यादा खटक गई और वो बस यही सोचने लग गया कि इसको अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड है। एक बार तो उसकी दोस्तों ने, रितिका की दोस्तों ने ये बात बोल दी उसके सामने कि तुझ जैसे एवरेज लुकिंग लड़के के पीछे वो क्यों आएगी, तू खुद सोच। तो उसको यही लगता था कि रितिका को अपनी खूबसूरती का घमंड है। वो लड़का कॉलेज छोड़ के चला गया और अचानक वो लड़का यहाँ पे गुमनाम हो गया। किसी को नहीं पता वो कहाँ चला गया, दोस्त यार थे नहीं उसके, परिवार जो था उसका वो इधर चंडीगढ़ में रहता था, तो लोगों को लगा चंडीगढ़ चला गया होगा वो, तो वो यहाँ पे गुमनाम हो गया। इसके बाद में समीर ने ये बात बताई कि उसने यहाँ पर सुसाइड कर ली थी। वो लड़का यहाँ पर एक पौंड के अंदर कूद करके मर चुका था, उसकी लाश भी मिली थी और उसके बाद में उसके घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार किया भी था। लेकिन ये बात बहुत चोरी छुपे करके हुई थी, किसी को मालूम भी नहीं था कि इधर राहुल मर चुका है। अब यहाँ पर सारी सच्चाई बाबा के सामने थी। बाबा ने एक बात बोली, इस लड़की को मैं एक बताशा दे रहा हूं, वो बताशा इसको आप खिलाओ, इससे इसके ऊपर का जो प्रकोप है वो थोड़ा कम हो सकता है। जैसे वो बताशा खाने वाली थी, इतने में उसने उस बताशे को क्रश कर दिया अपनी मुट्ठी से और यहां पर राहुल रितिका की जगह बोलने लगा उसके शरीर में बैठ के, तू जो करना चाहे वो कर ले, तुझे क्या लगता है तू हो गया, तेरा बेटा हो गया, ये टुच्चे लोग हो गए, ये मुझे निकालेंगे? तुम कुछ कर लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तेरा लड़का गुड़गांव गया है ना, बाय कार गया है ना, उसने कार का नंबर भी बता दिया, उसने ये भी बता दिया कौन सी कंपनी की कार है, वो आदमी क्या करने गया था क्या नहीं। और उसने ये बोला, जरा अपने लड़के को एक बार फोन लगा, पूछ उससे किसी दुर्घटना से अभी अभी बचा है क्या वो। तो उसने अपने लड़के को यहाँ पे फोन लगाया, उसने कहा पापा पापा यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो गई और एक इलेक्ट्रिक पोल जो है वो लगभग मेरी गाड़ी के सामने आकर गिरा और बस मैं यहाँ पे बचा हूं। ये बात जैसे ही बाबा ने सुनी, उन्होंने हाथ जोड़ दिए, उन्होंने कहा मैं इलाज नहीं करूंगा इसका, अगर मैं इलाज करने चला तो ये मुझे और मेरे बेटे को मार देगी। इतने में यहां पर रितिका ने समीर की तरफ मुंह घुमाया और कहा, तुझे मना किया था ना मैंने कि तू किसी को इसके बारे में नहीं बताएगा, गलती कर दी जो तुझे यहां पर सामने आकर के ये बात मैंने बोल दी कि तू किसी को कुछ मत बताइए, वहीं तेरी बहन को मार दिया होता ना तब तुझे बात समझ में आती। जरा पूछ अपनी माँ से तेरी बहन ठीक तो है। उसने अपनी माँ को कॉल किया, उसने कहा मम्मी मम्मी बहन ठीक तो है ना, वो कमरे में ही है ना, उसको कमरे से बाहर मत निकलने देना। उसने कहा हाँ वो तो ठीक ही है। उसने एकदम से अपनी बेटी को आवाज लगाई, बेटी ने जैसी माँ की बात सुनी वो यहाँ पर सीढ़ियों से उतर के नीचे आ रही थी। जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरने लगी उसका पैर फिसला, वो लड़की लुढ़कते हुए नीचे आई और उसका पूरा सर खुल गया, ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई। कॉल के ऊपर ही उस लड़की की यहाँ पर डेथ हो गई। जो इधर राहुल ने कहा वो हो गया, मतलब राहुल से पंगा कोई नहीं ले सकता था। यहां पर रितिका उठी हंसते हुए, वैसे ही पागलों की तरह हंसते हुए चुपचाप अपने घर में आके बैठ गई और यहां पर बैठने के बाद में उसने अपने कमरे को बंद कर दिया। कमरा बंद करते उसने बात बोली, अभी ये मरेगी नहीं, अभी नहीं, आज से 3 दिन बाद, क्योंकि आज से 3 दिन बाद ही तो मैंने पहली बार इसको देखा था। यानी कि 27 जून की बात होगी, तो 27 जून को उसने ये बात बोली मैंने पहली बार ही तो इसको देखा था, अभी नहीं, तब इसको मैं अपने साथ लेके जाऊंगा और ये मेरी दुल्हन बन के जाएगी, मेरी दुल्हन। यहां पर घर वालों को कुछ समझ नहीं आया, उनके सामने अपने आप ही दरवाजा क्लोज हो गया और चटकनी लग गई। घर वाले यहाँ पे गेट बजाते रह गए, गेट नहीं खुला। बस अंदर से आवाज आई तो यहां पर रितिका की कि मम्मी मुझे बचाने की कोशिश मत करो, वो आपको भी मार देगा। और वो बोलते हुए रोने लग गई। घर वाले इसी बात पे सोच रहे थे कि आखिर किस तरीके से इस लड़की को बचाया जाए। इतने में जो उसकी ड्रेसिंग टेबल थी उसके टूटने की आवाज आती है और ऐसा लगता है कि रितिका जो है वो अपना सर ड्रेसिंग टेबल के शीशे पे खींच खींच के मार रही है। अंदर से आवाज आई शीशा टूटने की, तो उन्होंने गेट को बजाया, गेट ऑटोमेटिकली खुल गया। जब उन्होंने जाकर के अंदर देखा तो रितिका का पूरा मुंह लहू लुहान था, उसके पूरे फेस के ऊपर कांच कड़े हुए थे, यहां से लेकर यहां तक, एक आंख के ऊपर भी यहां पे कांच कड़ा हुआ था। पूरी तरीके से वो लड़की जख्मी थी। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो लड़की हंस रही थी, दांत निकाल के वो पागलों की तरह हंस रही थी। और अंदर ही अंदर इधर राहुल ने बोला, बहुत गुरूर है ना इसे अपनी खूबसूरती पे, इसे मेरा सच्चा प्यार दिखाई नहीं दिया। मैंने अभी इसे कहा कि तू खुशी खुशी मेरे साथ चल, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं हुई। अब ये दिन प्रतिदिन
यहां पर सिर्फ दर्द झेलेगी, मौत के करीब जाएगी, मौत नहीं मिलेगी इसे, और जब मैं चाहूंगा तभी इसे मौत आएगी, यानी कि 3 दिन बाद। इतना उसने बोला। रितिका अपनी ड्रेसिंग टेबल से नीचे गिरी और सर के बल वो गिरी और उसका सर भी फट गया, वहां से भी खून निकलने लगा। मरहम पट्टी कराई गई, बहुत उसके यहाँ पे चोट वगैरह, टाके वगैरह लगाए गए, पूरा चेहरा उसका बर्बाद हो गया। उस रितिका को, जिसको अपनी खूबसूरती पे घमंड भी नहीं था, उसके साथ में ये सब कुछ हो गया। समीर भी एक कोने में बैठ करके रो रहा था और यही सब सोच रहा था कि आखिर क्या किया जाए। बहुत से मंदिरों में दिखा दिया गया, बहुत से मज़ारों में दिखा दिया गया, हर किसी ने हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं कर सकते। एक यहाँ पर संत थे, उनको दिखाया गया। संत ने कहा हाँ, इसका इलाज हो सकता है, पूरी गारंटी मैं भी नहीं ले सकता, लेकिन इसका इलाज हो सकता है। वो उन संत के पास में गए और संत जो थे उन्होंने यहाँ पर कुछ किया, उसके सर के ऊपर यहाँ पे कुछ धूप बत्ती वगैरह 7-8 बार घुमाई और उसके बाद में कुछ यहाँ पे बोलने लगे। तो उस लड़की का शरीर यहाँ पे कांपने लगा, उसकी आंखें ऊपर चढ़ गई थी, मतलब कि उसको असर तो हो रहा था। उन बाबा के अंदर, उन संत के अंदर शक्ति तो थी। कुछ 2-3 घंटे तक उस लड़की का यहाँ पे एक्सॉर्सिज्म किया गया और उसके बाद वो शांत हो गई। इधर संत ने कह दिया ये लड़की अब ठीक है, लेकिन फिर भी इसको मैं यहाँ पर एक अंगूठी दे रहा हूँ, वो अंगूठी आप कभी उतरने मत देना, नहीं तो वो जो शक्ति है वो शायद वापस इसके ऊपर अटैक कर दे। ये ठीक हो गई है, घर ये जा सकती है, और जिस तरीके से, जिस डेट को इधर समीर के साथ शादी फिक्स थी, वैसे आप करवा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अंगूठी वगैरह पहनाई गई तो यहाँ पर रितिका ने अपनी माँ की तरफ देखा टेढ़ी नजरों से और बहुत ही इविल स्माइल उसने यहाँ पर पास करी। तो यहाँ पर जो माँ थी उन्होंने इधर बाबा को बोला भी कि नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर से वो गया नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ गया नहीं है, वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है, वो बहुत शातिर है। हमें पुराने वाले बाबा ने भी कहा था वो इधर जिस्म को छोड़ देता है और अलग हो जाता है इस वक्त पे। मैं आपको सच बता रही हूँ, वो इसको छोड़ के नहीं गया। बाबा ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर ऐसा कुछ है तो इधर 1 हफ्ते के अंदर अंदर सब कुछ मालूम चल जाएगा। 1 हफ्ते तक तो इसको कुछ होगा ही नहीं, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर अंदर मालूम चल जाएगा कि बात क्या है। अब उन लोगों को अल्टीमेटम मिल गया, उन्होंने कहा चलो ठीक है। वो लोग यहाँ पर उसको घर लेकर आ गए। आज रितिका ने खाना वगैरह भी खाया और काफी खुश लग रही थी। थोड़ी देर के बाद में वो आई और आकर के सबके गले मिली और फूट फूट करके रोने लगी और उसने ये कहा मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं हमेशा आप लोगों से प्यार करती रहूंगी। कभी भी ऐसा मत समझना कि मैं अकेली हूँ या मैं बहुत ज़्यादा इधर परेशान हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं हमेशा आपको प्यार करूंगी। ये बातें बहुत अजीब थी। आखिर एक इंसान ऐसे क्यों बोलेगा? इट साउंड्स लाइक अ फाइनल गुड बाय। तो ये जो चीज़ थी, इसको देख करके उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई कि आखिर ये लड़की बोल क्या रही है। बट उसके बाद में वो लड़की वापस चली गई। थोड़ी देर तक वो इधर सो रही थी। उसने अपने घर वालों को कह दिया मैं सोने जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। और उसके बाद शाम तक उसका कमरा नहीं खुला। शाम को जब उसका कमरा इधर तोड़ करके देखा गया तो यहाँ पर उसकी कलाई कटी पड़ी थी, पूरा खून यहाँ पर जमीन पे फैला हुआ था और यहाँ पे रितिका कुछ 2-3 घंटे पहले ही मर चुकी थी। मतलब रिवाइव करने का कोई ऑप्शन था ही नहीं। डॉक्टर्स के पास में लेकर जाया गया, उन्होंने कहा बॉडी ठंडी पड़ चुकी है, ये लड़की मर गई है। जो इधर राहुल ने कहा था वो उसने किया और आज उन्होंने डेट देखी तो 27 जून ही थी। 27 जून को ही उसने यहाँ पर उसको मारा। मतलब कि रितिका की माँ का शक पूरा सही था। जो बात उन्होंने संत के आश्रम में बोली थी, वो लड़का गया नहीं था, वो वहीं पर मौजूद था और उसने अपनी मौजूदगी का एहसास भी कराया, ये दिखा करके कि तुम कुछ कर लो, तुम इसे बचा नहीं सकते। रितिका यहाँ पे मर गई और उसके बाद में उन लोगों को लगा चलो अब जाकर के तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और अब ये लड़की जो है इसका हम क्रियाक्रम वगैरह कर देते हैं। क्रियाक्रम कराया गया, हिंदू रीति रिवाजों से कराया गया और वहां पर बोल दिया गया कि आत्मा जो है इसको शांति मिल गई है, ठीक है। लेकिन उसके कुछ 2 दिन के बाद में रितिका की माँ को रितिका अपने कमरे में दुल्हन के जोड़े में घूमती हुई दिखाई देती है और उसके साथ में एक लड़का भी था। ये उनको दिखाई दिया। वो अचानक से आंखें खोलकर ये देखती कि सपना तो नहीं है, लेकिन जैसे वो लाइट जलाती हैं तो लाइट जलाकर रितिका गायब। अब रितिका की मौजूदगी यहाँ पे घर के हर एक फैमिली मेंबर को होने लगी और इसी के साथ साथ वो सपनों में आकर के उनसे ये बात बोलती, इस घर को छोड़ दो, ये घर अब मेरा और मेरे पति का है। वो उसको अब पति मान चुकी थी, राहुल को पति मानती थी। अब वो राहुल बोल रहा था या रितिका, ये तो उनको समझ में अभी तक तो नहीं आया था, ये भी आगे मालूम चलेगा। वो ये बात बोलती थी कि इसको छोड़ करके चले जाओ। उन लोगों को
अपनी जान की फिक्र थी। अब उन्होंने ये सोच लिया कि अगर हम और किसी के पास में जाएंगे तो यहाँ पर शायद और लोगों की मौत ना हो जाए। उन्होंने फाइनली उस घर को छोड़ दिया और वो लोग वहां से चले गए। उनको लगा कि अब जाकर के शायद दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। कुछ यहाँ पर 1 महीना बीता। 1 महीने के बाद में जो इधर समीर था, उसको यहाँ पे रितिका सपने में दिखाई दी। उसने कहा, मैं किसी अंधेरी जगह में बंद हूं, मुझे नहीं पता वो अंधेरी जगह कौन सी है, और ये जो राहुल है ये मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। ना तो ये खुद मुक्त होना चाहता और ना ये मुझे मुक्त होने देगा। बस मैं ये बोलना चाहती हूँ, हमारे बीच में मत आना, क्योंकि अगर तुम आए तो ये तुम सबको भी मार डालेगा। बस मैं इतना बोलने के लिए आई थी, और मैं कभी भी तुम्हारे सपनों में नहीं आऊंगी। जो मेरे भाग्य में लिखा है वो लिखा है, और उस घर की तरफ कभी भी अपनी नजर उठा के मत देखना। ये हुआ भी। आस पड़ोस के लोग ये बात बोलते थे कि हमें रात में यहाँ पर एक लड़की घूमती हुई नजर आती है, जो दुल्हन के जोड़े में घूमती है, और एक लड़का भी है जो उसके आसपास घूमता हुआ हमें दिखाई देता है। उसके बाद में घर वालों ने वहां पर पर्दे वगैरह लगवा दिए, इधर जो है खिड़कियों पे पर्दे वगैरह लगा दिए ताकि बाहर से जो लोग हैं वो देख ना सके। उसके बाद से कभी भी कुछ यहाँ पे नहीं हुआ। हाँ, लोगों ने अफवाह जरूर फैला दी थी कि इधर जो है ये घर हॉन्टेड है। अब बाकी लोगों ने इधर उसको अफवाह ही बोल दिया, क्योंकि कभी किसी ने यहाँ पे चीख चिल्ले की आवाज नहीं सुनी थी, तो लोगों ने कहा अफवाह ही है या किसी के मन का वहम होगा। और इधर रितिका के पेरेंट्स ने कहा कि हमें कभी भी रितिका ने कम्युनिकेट नहीं किया, उन्होंने झूठ बोल दिया, ताकि कल को एटलीस्ट उनकी लड़की जहां पर भी है वो सुकून से रह सके और कोई जाकर के उस घर में इधर तहकीकात ना करे। वो घर आज भी उनके नाम पे है, लेकिन अब इन बातों को 5-6 साल बीत चुके, कोई भी उस घर में नहीं गया है, और ना ही रितिका कभी सपने में आई है। उन्होंने उसकी मुक्ति के बारे में भी नहीं सोचा, क्योंकि जैसा मैंने बताया, वो सोचते तो अंजाम आप लोग जानते हैं। बस एक दुख है सभी के मन में, जिससे शायद वो कभी भी यहाँ पे कोप अप नहीं कर सकते। तो यही था पूरा का पूरा मामला। आप मुझे बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको, और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हों वहाँ पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही रहेगी मेरी कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजें तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी तमीज़ के साथ में आपके सामने रख सकूँ जिस तरीके से आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। अब जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।